गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। इस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से इंडिया और नेपाल जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे वो आज एनिमीज़ दुश्मन बन गए और इंडिया इस दुश्मनी की वजह चाइना को भी ठहरा रहा है। इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो बॉर्डर है इसमें इंडिया का कितना है और नेपाल का कितना है, कौन इस बॉर्डर में ठीक है और कौन गलत है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे को क्रिटिक कर रहे हैं, अमेरिकन वायरस और चाइनीज़ वायरस, इसी तरह नेपाल और इंडिया भी एक दूसरे को क्रिटिक कर रहे हैं। नेपाल इंडिया को कह रहा है कि नेपाल के अंदर जो कोविड-19 है इसके राइज होने की वजह इंडिया है और साथ ही साथ नेपाली प्राइम मिनिस्टर जो केपी ओली हैं वो कह रहे हैं कि जो उनका डिस्प्यूटेड एरिया है बॉर्डर का जिसका नाम काला पानी है वो इंडिया को बिल्कुल भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये दोनों न्यूज़पेपर्स न्यूयॉर्क टाइम और डेली न्यूज़ के अंदर मौजूद हैं। हमेशा मैं बताता हूँ कि ज्योग्राफी ही हर चीज़ है। हिस्ट्री को जानने से पहले ज्योग्राफी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के बिल्कुल ईस्ट नॉर्थ पे नेपाल का बॉर्डर है, ये आप देख सकते हैं, और नेपाल के साथ चाइना का लग रहा है। इट मीन्स इंडिया का एक तरफ चाइना है और इंडिया के साथ नेपाल भी मौजूद है। अब जो डिस्प्यूट है वो इस एरिए पे आ रहा है जो मैं आपको आगे चल के मैप से समझाता हूँ। अगर 2019 का मैप देखा जाए तो 2019 के मैप के अंदर जो कि पुराना मैप है इसमें ये एरिया खाली है, मींस कि नेपाल के अंदर ये टेरिटरी किसी के पास भी नहीं है। जबकि 2020 जब ये डिस्प्यूट बढ़ा तो 2020 मई के मंथ में जुलाई से मई के मंथ में इन्होंने एक अपना न्यू मैप निकाला नेपाल ने और उसके अंदर उन्होंने इस टेरिटरी को अपने साथ क्लेम किया। उन्होंने कहा ये जो एरिया है ये नेपाल का है। अब ये जो एरिया है इस एरिया का ये छोटा सा जो ट्रायंगुलर एरिया है इसका नाम है उत्तराखंड एरिया जो कि 300 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इसको जूम करके दिखाया जाए तो ये देखें ये कितना सा एरिया बन रहा है उत्तराखंड। अब इस एरिया के जो नॉर्थ साइड है उस पे आ रहा है लिम्पियाधुरा। ये देखें ये जो एरिया है इसके नॉर्थ पे क्या आ रहा है, लिम्पियाधुरा। जबकि जो साउथ वेस्ट है उस पे आ रही है गुंजी और काला पानी। ये दोनों जगह के नाम है। यहाँ पे काला पानी है और यहाँ पे गुंजी मौजूद है। जबकि जो साउथ ईस्ट का एरिया है इधर आ रहा है लिपुलेख पास। ये सारा वही ट्रायंगुलर एरिया है जिस पे कॉन्फ्लिक्ट है। इसी को मैंने आपको जूम करके बताया है और इस एरिया को दोनों क्लेम कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है कि ये एरिया जो है हमारा है जबकि नेपाल कह रहा है कि ये एरिया हमारा है। अब जानना ये ज़रूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ। हमेशा मैं बताता हूँ कि हर स्टोरी के हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे इवेंट्स होते हैं और उन्हीं इवेंट से एक इशू क्रिएट होता है। तो इसी तरह भी इस बॉर्डर डिस्प्यूट के पीछे 2 इवेंट्स हैं। नंबर 1, जैसे कि नेपाल ने अपना न्यू मैप बनाया इसी तरह इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना न्यू मैप इशू किया और उस मैप में जो काला पानी का एरिया है, मतलब ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, इसमें से सिर्फ काला पानी की मैं बात करूँगा, इंडिया ने इस एरिया को अपनी टेरिटरी क्लेम किया। फिर दूसरा इशू जो कि 8 मई 2020 में हुआ कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक रोड का इफ्तिताह किया जो कि 80 किलोमीटर थी और वो काला पानी से लिपुलेख पास तक जा रही थी। मतलब कि काला पानी से लिपुलेख तक की जो रोड है इसका इन्होंने इफ्तिताह किया, जिस पे जो नेपाल के लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। याद रखा जाए जब इस रोड का इफ्तिताह हुआ तो इन्होंने नेपाल से बिल्कुल भी मदद या कोई भी सजेशन नहीं किया, ना ही उनको अपने साथ शामिल किया, खुद ही यह स्टेप ले लिया। और साथ ही साथ
अपने मुल्क के अखबार के अंदर उन्होंने ये भी कहा, रोड अलोंग नेपाल बॉर्डर फॉल विद इन इंडियन टेरिटरी। जो ये रोड है ये इंडियन टेरिटरी में आ रही है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट पहले ही काला पानी पे खड़ा था। फिर भी इन्होंने ये बात की है। मैंने क्रॉप करके न्यूज़पेपर की पिक्चर भी लगा दिया है। इन इश्यूज़ के बाद नेपाल ने 2020 में अपना न्यू मैप इशू किया, जो कि मैंने आपको दिखाया और वापस दिखा देता हूँ। ये रहा वो न्यू मैप जिस पे ये एरिया नेपाल ने जब अपना वापस न्यू मैप बनाया तो इस एरिया को अपने अंदर क्लेम किया, जबकि इससे पहले क्या था, ये जो एरिया था वो नेपाल की टेरिटरी में मौजूद नहीं था। सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन, disputed region, sorry that is region, belong to which country, नेपाल और इंडिया। क्या ये जो disputed एरिया है ये नेपाल का है या इंडिया का है? अब इसको जानने के लिए हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है, इवेंट्स को जानना ज़रूरी है। 1814 में एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी। एंग्लो नेपालीज वॉर इज़ अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, मीन्स किंगडम ऑफ इंडिया उस टाइम क्या था, ब्रिटिश था किंगडम, और नेपाल का जो किंगडम था उसका नाम था गोरखा। इन दोनों के बीच एक वॉर हुई थी 1814 में, जो कि 2 साल चली थी 1816 तक। और 1816 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सुगैली, और इस ट्रीटी के अंदर एरिया असाइन किया गया था कि नेपाल का एरिया कौन सा है और इंडिया का एरिया कौन सा है। अब जो बाउंड्री डिफाइन की गई वो यूँ की गई, जो वेस्ट साइड है, मींस ये जो वेस्ट साइड है ये मलाकई रिवर के अकॉर्डिंग होगी। जैसे जो मलाकई रिवर की बाउंड्री है वही वेस्ट की बाउंड्री होगी, जबकि जो ईस्ट साइड है इसकी बाउंड्री मिची रिवर के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ ईस्ट साइड पे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, इन रिवर्स के अकॉर्डिंग बाउंड्री होगी। अब जब बाउंड्री डिफाइन होगी तो उस बाउंड्री के तहत, रिवर के तहत जो ब्रिटिश थे उन्होंने वो ट्राइएंगुलर एरिया, ये वाला एरिया किसको दे दिया, नेपाल को। मतलब कि नेपाल ने इस एरिया को गेन कर लिया, और जो ये वाला एरिया था ईस्ट बाउंड्री जो मिचिगी के अकॉर्डिंग थी ये नेपाल ने लॉस कर दी, और ये किसके अंडर गई, इंडिया के पास चली गई और चाइना के पास चली गई। अब ये जो एरिया था जो नेपाल को मिला ब्रिटिशर के थ्रू, उससे ब्रिटिश को कोई इशू नहीं हुआ। ब्रिटिश ने यह खुद सारी बाउंड्री को डिफाइन किया। लेकिन 1860 में नेपाल का माइंड चेंज हुआ। याद रखिएगा जो बाउंड्री डिफाइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सुगाली में वो 1816 में डिफाइन हुई। 1816 से 1860 तक इंडिया मतलब ब्रिटिशर को कोई इशू नहीं हुआ इस बाउंड्री से। लेकिन 1860 में इंडिया मतलब ब्रिटिश का माइंड चेंज हुआ और उन्होंने ईस्ट की जो बाउंड्री है उसकी ईस्ट की बाउंड्री को भी सिलेक्ट कर लिया और ये जो टेरिटरी थी इसको भी अपने अंडर कर लिया। कहा कि ये जो टेरिटरी है हमारे अंडर आ रही है। ये देखिए मैप में मैंने बताया कि ये वापस जब नेपाल का उन्होंने मैप दिया तो इसके अंदर से ये जो टेरिटरी थी निकाल दी गई। इंडिया ने ये निकाल दी और इंडिया ने कहा ये टेरिटरी हमारी है। फिर इधर क्वेश्चन राइज होता है जब ऐसा किया तो नेपाल ने कुछ भी नहीं बोला, नेपाल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेपाल को उस टाइम कोई भी इशू नहीं हुआ। ये इसी मैप का मैंने जूम करके दिखाया है कि ये जो बाउंड्री यहाँ से सिर्फ ये एरिया मैंने इस पे डाला है। ये रिवर के अकॉर्डिंग मैंने पहले बताया था ये जो बाउंड्री थी किसके अकॉर्डिंग डिफाइन की गई थी, मलाकई रिवर। अब जो मलाकई रिवर है वो यहाँ से दो तरफ जा रहा है, एक तरफ यूँ जा रहा है आगे और एक तरफ यूँ जा रहा है। यही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है कि एक ये छोटी सी नहर यहाँ पे जा रही है मलाकई की और दूसरी मलाकई रिवर की यहाँ जा रही है। ये जो नहर है ये बड़ी नहर है और असूलन देखा जाए
तो जो बड़ी नहर होती है एक रिवर से, उसको कंसीडर किया जाता है, ना कि छोटी छोटी जो नदियां जा रही होती हैं उनको एक बाउंड्री के लिए कंसीडर किया जाए। लेकिन फिर भी नेपाल को कोई इशू नहीं हुआ। क्यों इशू नहीं हुआ? क्योंकि नेपाल के अंदर 1860 में मोनार्की थी, और वो मोनार्की कब रिप्लेस हुई डेमोक्रेसी में? 1990s में। 1990 के बाद नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, और नेपाल को ये भी नहीं इशू हुआ कि जो इंडिया की मिलिट्री की प्रेजेंस है वो 1960 से इसी डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर मौजूद है चाइना के अगेंस्ट। नेपाल ने कभी भी इसके अगेंस्ट कोई इशू नहीं उठाया। अब ये मैंने इस मैप को थोड़ा सा जूम करके मैंने बताया है। ये जो डिस्प्यूटेड एरिया था काला पानी, एक ये एरिया, और ये जो लिपू लेक का पॉइंट है, काला पानी लिपू लेक, यहाँ से रोड भी बन गई। और ब्रिटिशर ने बाद में जब उनका माइंड चेंज हुआ 1860, उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे, ये जो चीज़ इसको कंसीडर करेंगे, ना कि इसको करेंगे। जब इंडिया का माइंड 1860 में चेंज हुआ तो इंडिया ने काला पानी का जो एरिया था इसको लीगल वे माना, इसको कंसीडर नहीं किया। इन्होंने कहा ये अच्छा। तो देखा जाए तो ये डिस्प्यूट कब स्टार्ट हुआ था? 1980 में, जब क्या हुई? डेमोक्रेसी शिफ्ट हुई। अब डेमोक्रेसी में ही ये इशू क्यों राइज हुआ? क्योंकि डेमोक्रेसी में उनको रियलाइज़ हो गया था कि जो ट्रायंगुलर एरिया है वो नेपाल की टेरिटरी में आना चाहिए। जब उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन की, सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने कहा ये तो भाई हमारे फ़ायदे का था, हमारी टेरिटरी में आना चाहिए। देन नेपाल ने उसको कहा कि भाई अब ये हमारा रीजन है, और फिर उस पर मैप इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। जुलाई 2000 के अंदर दोनों प्रेसिडेंट केपी ओली जो कि नेपाल के हैं और इंडिया के प्रेसिडेंट, दोनों ने इस पर डिस्कशन की। इवन कि यहाँ पे सर्वे भी कंडक्ट करवाए गए कि इस इशू को बैठ के रिजॉल्व किया जाए। बैठ के रिजॉल्व करने की बात तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया था वो इस ट्रायंगुलर एरिया था उसके अंदर से अपनी फोर्सेस भी नहीं निकाल रहा था। तो यहाँ इस बात पे क्या हो जाती है? डिस्कशन फेल। जब डिस्कशन फेल हुई तो 2015 के अंदर रिलेशंस मज़ीद ख़राब हो गए। 15 साल तक ये इसी तरह डिस्कशन चलती रही। इंडिया ने फिर चाइना के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया लिपू लेक के पास। लिपू लेक को एक ट्रेड रूट यूज़ किया जाएगा। जब ये बात देखी तो नेपाल का तो गुस्सा और बढ़ गया। नेपाल ने कहा कि ये टेरिटरी तो हमारी है और मुआहदे किए जा रहे हैं चीन के साथ। तब ये कॉन्फ्लिक्ट 15 के बाद थोड़ा और गर्म होता है और फिर सवाल पैदा होता है कि टेरिटरी है किसकी असल में, नेपाल की या इंडिया की। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, देन आपने उसके बाद मुझे बताना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में टेरिटरी किससे बिलोंग करती है। पहला व्यू जो कि नेपाल का था, नेपाल ने कहा कि जो सुगाली ट्रीटी 1860 में हुई थी वो लास्ट ट्रीटी थी जिसमें दोनों साइड्स मींस इंडिया और नेपाल मौजूद था, और उस ट्रीटी में ये माना गया था कि मिकाली रिवर जो है ये एक बेस है, इसके अकॉर्डिंग जो एरिया है वो डिवाइड किया जाएगा। और मकाली जो रिवर के अकॉर्डिंग अगर डिवीजन थी तो फिर जो ट्रायंगुलर एरिया है वो किसके पास आना चाहिए था? नेपाल के पास। तो नेपाल ने कहा वो एरिया हमारा है। लेकिन इसके बाद इंडिया ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया नेपाल के अगेंस्ट। उसने कहा कि अगर वो एरिया आपका था तो वो सुगाली जो एग्रीमेंट था, ट्रीटी थी, वो तो 1816 में साइन हुई। तो 1816 से 2020 तक क्या आप सो रहे थे कि आपने उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया? इसको काउंटर करने के लिए फिर नेपाल ने एक अपना आर्गूमेंट दिया। नेपाल ने कहा नहीं, हमारी तो डेमोक्रेसी ही 1990 में आई, इससे पहले तो डेमोक्रेसी ही नहीं थी। जब ये बात की तो फिर इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने कहा ठीक है, अगर आपकी वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी पर 1990 में तो डेमोक्रेसी आ गई थी। 1990 से लेके अभी तक आपने क्यों इस पर स्टैंड नहीं लिया? तो इसी तरह ये काउंटर एक्शंस जो थे वो जारी रहे। लेकिन अब जो सवाल है कि टेरिटरी बिलोंग किससे करती है, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो जियोग्राफी है, जियोग्राफिकली लिहाज से देखा जाए तो टेरिटरी किससे बिलोंग करती है? नेपाल से। नेपाल राइट है। क्यों?
क्योंकि माँ काली रिवर जिस पे दोनों नेपाल और इंडिया मौजूद थे, तो माँ काली रिवर्स के अकॉर्डिंग वो जो ट्रायंगुलर एरिया था वो किसका था? 1860 से पहले नेपाल का, तो वो नेपाल से बिलोंग करता है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको ये दोनों रीजंस बताई जिस पे इंडिया राइट है कि उसमें जो 1816 के बाद वो क्यों नहीं बोला, फिर जब डेमोक्रेसी आई तो फिर नेपाल क्यों नहीं बोला, तो हिस्टोरिकली इंडिया राइट है और जियोग्राफिकली नेपाल राइट है। फिर दूसरी बात ये आती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की कोई रीज़न ही नहीं थी, इसको एक कंट्रोवर्सल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो क्यों? क्योंकि इंडिया और नेपाल उन ममालिक में से हैं जिनके आपको एक दूसरे की बॉर्डर के अंदर जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता। इवन कि इंडियंस और नेपालीस ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इसमें टेरिटरी का तो कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए था, या कोई कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए था। तो आज ये इतना इशू किस लिए खड़ा हुआ? फिर कुछ इंडियंस ये भी कहते हैं कि जो चाइनीज़ हैं, नेपालीज़ हैं, उनको ख़रीद लिया है चाइना ने। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, जबकि लद्दाख की तरफ चाइना की और इंडिया की आपस में अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है उसी वजह से कि चाइना ने नेपाल को ईस्ट की तरफ से ख़रीद लिया। तो इसकी दो रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये कि इंडिया और नेपाल के अंदर दोनों का चाइना और नेपाल के अंदर अभी कौन सी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट। लेकिन ये कहना पॉसिबल नहीं है कि चाइनीज़ ने नेपालीज़ को ख़रीद लिया। क्यों? क्योंकि अगर चाइना ने नेपाल को ख़रीदा होता तो नेपाल चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करता, जो कि इन्होंने प्रोटेस्ट की जब लिपू लेक, काला पानी से लिपू लेक तक इंडिया ने ट्रेड रूट बनाया चाइना के साथ, तो नेपालीज़ ने प्रोटेस्ट की। अगर ख़रीदा होता तो नेपाल ये एक्शन बिल्कुल भी ना करता। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो इंडियन की स्टेटमेंट है वो है गलत। ये देखिए, यही बात मैंने बताई कि नेपाल ने प्रोटेस्ट की थी चाइना के अगेंस्ट जब ट्रेड रूट स्टार्ट हुआ था 2015 में। तो इस वजह से जो ख़रीदने वाली बात है गलत। लेकिन इसके बाद एक और पॉइंट भी है, जो रूलिंग पार्टी है नेपाल के अंदर और जो अपोजिशन पार्टी है, दोनों पार्टीज़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम है अगेंस्ट इंडिया। वो यही कह रहे हैं कि वो जो ट्रायंगुलर एरिया है वो हमारा है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक मैं ये बनाऊंगा जो चाइना और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट है लद्दाख पे, और वेनेजुएला और ईरान की ट्रेड पर क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाले लेक्चर आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।